नमस्कार। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा कर रहे थे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, जिसे हम नरमपंथी आंदोलन या उदारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण जो 1905 से प्रारंभ होकर के 1919 तक चलता है, जिसे हम गर्मपंथी आंदोलन के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इसको क्रांतिकारी आंदोलन की संज्ञा दी गई है, यानी मॉडरेट मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ये जो दो मूवमेंट चले, इन दोनों ही आंदोलनों के अंदर कुछ मूलभूत विचारधारा में अंतर था। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही दोनों लीडर थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे लेकर के चल रही थी, और दोनों ही जो थे वो राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक थे। फिर भी इनकी कार्यशैली में, कार्य प्रणाली में कुछ बातों को लेकर के मतभेद था, इसीलिए गर्मपंथी और नरमपंथी को अलग अलग करके देखा जाता है। अब मूल प्रश्न ये बनता है कि जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और दोनों का जो है वो उद्देश्य था भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना, तो फिर इनमें ऐसा क्या मूल अंतर था जिसके कारण ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग तरीके से पोषित हुई। तो मूल जो अंतर था वो मूल अंतर था इनकी राजनीतिक सोच में। जैसा कि सबसे पहले हम विचार करें कि पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थिंकिंग दोनों की क्या थी, और हमने ये भली भांति अच्छी तरीके से समझा है कि जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे, जिसमें चाहे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम ले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम ले, दादा भाई नौरोजी का नाम ले, फिरोज शाह मेहता का नाम ले, ये जितने भी जो नेता थे वो संविधान के अनुरूप यानी विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही अपनी बात को रखना चाहते थे, क्योंकि ये समझते थे कि जो हमारे बात रखने का जो तरीका है वो बिल्कुल संवैधानिक होना चाहिए और विधि सम्मत होना चाहिए। चाहे वो विधि या कानून जो है वो अंग्रेजों के द्वारा भारत पर थोपे गए थे, लेकिन फिर भी ये कानून के दायरे में रहकर के बात करना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे, जिनको गर्मपंथी नेता कहा गया है या गर्मपंथी विचारधारा वाले नेता कहा गया है, उनका यह मानना था कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई भी करनी पड़े तो उसके लिए भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस जो विचारधारा के मूल में हम जाए तो इस क्रांतिकारी विचारधारा के तीन प्रमुख नेता इस समय में थे, जिन्हें हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया था, जिन्हें लाल के नाम से जाना गया। बंगाल के अंदर बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, और महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो तीनों जो शीर्ष के नेता थे, इनका यह मानना था कि किसी भी तरीके से अगर हम उग्र तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी मांग नहीं रखेंगे तो वो हमारी मांग को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये जो नरमपंथी विचारधारा जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी मांगे रखी, अपनी डिमांड्स रखी है, वो एक भिक्षावृत्ति की तरह से लगती है। और उन्होंने ये कहा था कि भिक्षावृत्ति के द्वारा हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। जैसा तिलक कहते थे कि इट वॉज ए पॉलिटिकल मेंडिकेसी, और जब तक हम अपनी मांग को, अपनी डिमांड को किसी उचित माध्यम से उग्र तरीके से नहीं रखेंगे, तब तक अंग्रेजों के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। जो जिस प्रकार की मांगे जो है नरमपंथी विचारधारा के नेता रखते थे, जैसे प्रार्थना पत्र देना, मेमोरेंडम देना, उनसे जो है अनुनय विनय करना, इस प्रकार की नीति को ये लोग स्वीकार नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में, जैसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा,
तो मैं इसे लेकर रहूंगा, इस बात को लेकर के दोनों के बीच में कुछ विवाद था, क्योंकि नरमपंथी ये चाहते थे कि हम बिल्कुल कानून के दायरे में रह करके बात करेंगे, लेकिन तिलक ये चाहते थे कि अगर हमें कानून का दायरा त्यागना भी पड़े, उससे बाहर जाकर के भी बात करनी पड़े, तो भी हम उस पर अपनी बात कर रखेंगे। तो इस तरीके से जो राजनीतिक थॉट था वो दोनों का बिल्कुल अलग था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो क्रांतिकारी जो थे उनके पास में स्पष्ट एक विचारधारा थी, स्पष्ट एक उद्देश्य था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम भारत में राष्ट्रीय गुणों को भारत के अंदर जागृत करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल ही अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे, स्वदेशी का मूवमेंट चलाएंगे और स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए जो है वो हम अपने ही लोगों के लिए अपनी ही शिक्षा पद्धति का उपयोग करेंगे। और दूसरा वो ये कहते थे कि हम विदेशी हर वस्तु का बहिष्कार करेंगे, विदेशी हर संस्थान का बहिष्कार करेंगे और हर तरीके से हम बहिष्कार की नीति को अपनाएंगे। जबकि नरमपंथी नेता ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से बहिष्कार की बात को वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और बहुत सारे जो नरमपंथी नेता थे वो लगभग अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा में निष्णात थे, पाश्चात्य शिक्षा से पढ़ करके आए थे और वो ब्रिटिश शासन को बुरा भी नहीं मानते थे। और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन के अंदर ही रह करके हम अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती से उनको स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के भी गहरा मतभेद था। तीसरा, जो क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे वो भारत की पौराणिक गौरव को भारत में स्थापित करना चाहते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक, अभी हम चर्चा करेंगे कि जब तिलक ने जो लेख लिखे, अपने दोनों पत्रों के माध्यम से जो लेख उन्होंने जनता तक पहुंचाए और कहीं ना कहीं तिलक को जिम्मेदार ठहराया गया कुछ उग्र घटनाओं के लिए, और 1897 के अंदर उनको जो है वो तिलक को 18 महीने के कारावास की भी सजा सुनाई थी। तो कारावास में रहते हुए भी तिलक जो है वो पौराणिक भारतीय मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए, इसी पर ये विचार कर रहे थे। और उन्होंने जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्या इन वेदास, यानी आर्यों का आर्कटिक होम के ऊपर की, आर्यों की मूल उत्पत्ति कहां से हुई है, उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने आर्य सभ्यता को संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है अपनी पुस्तक के माध्यम से। तो वो ये चाहते थे कि जितने भी भारत की पौराणिक विरासत है और भारत का जो पौराणिक गौरव है, जो भारत किसी समय में विश्व गुरु का दर्जा पाता था, और जो भी हमारी पुरानी संस्कृति है, उन सारी की सारी सांस्कृतिक विचारधाराओं का समावेश होना चाहिए और उसी को लेकर के हम आगे बढ़े। इस बात को लेकर के उदारवादी एक मत नहीं थे। उदारवादी ये चाहते थे कि हम पौराणिक चीजों को स्थापित करके भारत के अंदर विकास या युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं जगा सकते थे। इन दोनों बातों को लेकर के दोनों के बीच में मतभेद था। इसके अलावा आगे जैसे जो दोनों का कार्य करने का तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था। नरमपंथी जो थे वो बिल्कुल ही सौम्य तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, जबकि गरमपंथी जो थे वो कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। उनका ये मानना था कि ऐसे भिक्षा मांगने से कुछ नहीं होगा, या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हम वर्ष में एक बार आयोजित करते हैं और वहां पर हम अपने डिमांड्स को लेकर के जाते हैं, तो इसका ब्रिटिश सरकार पर कोई बहुत ज्यादा या बहुत गहरा असर नहीं होता है। इसलिए वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से अपनी डिमांड को रखने के लिए अपने तरीके से उसको जितना भी हो सके उस मामले को आगे बढ़ा करके और ब्रिटिश सरकार के सामने रखना पड़ेगा। जैसा कि तिलक कहते हैं, तिलक ने ये कहा कि ऐसे वर्ष में मेंढक की तरह एक बार टर्राने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। उससे इस बात से उनका आशय ये था कि वर्ष में एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में ही बोलने से कुछ नहीं हो सकता, हमें वर्ष भर जो है वो अंग्रेजों की ये जो बहरी सरकार है उसके कानों में ध्वनि जो है हमें गुंजानी पड़ेगी, और उसके लिए जो भी तरीका ठीक लगेगा उस तरीके से हम अपनी डिमांड रखेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों के जो मूल थे, उस मूलभूत दोनों के
की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर था। और यही कारण, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि आगे जाकर के ये उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग हुए और 1907 के सूरत अधिवेशन में इन दोनों ने अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर के दोनों अड़ गए थे और इसी कारण से कांग्रेस का पहला विभाजन भी हुआ था। ये बाद में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मूल रूप से जो इनका जो उद्देश्य था, इनकी जो विचारधारा थी, उसमें बहुत कुछ अंतर था। और अब हम इस आंदोलन का नाम जो क्रांतिकारी आंदोलन पड़ा, तो आखिर ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, ये भी प्रश्न बनता है। और अनेक जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को शुरू करने वाले जो लोग थे वो चित्पावन जाति के ब्राह्मण थे। और ये जो चित्पावन ब्राह्मण थे ये महाराष्ट्र में थे, इसलिए इस क्रांतिकारी आंदोलन का उदय महाराष्ट्र से माना जाता है। स्वयं बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे और बाल गंगाधर तिलक भी बिल्कुल इसी क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक थे। तिलक ने अपने 2 पत्रों के माध्यम से अपनी बात को, अपनी विचारधारा को आगे तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके जो 2 पत्र थे, केसरी और मराठा, जिसके अंदर लगातार जो है वो लेख छपते थे। केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तो इन दोनों के माध्यम से वो जनमानस को जागृत करने का प्रयास करते थे और उन्होंने इसके लिए एक संस्था का भी निर्माण किया था जिसको सार्वजनिक संस्था कहा गया था। और उस सार्वजनिक संस्था के माध्यम से भी ये क्रांतिकारी विचारधारा को भारतीयों के मन में रखने का प्रयास करते थे। ये हम अगर एक घटना का जिक्र करें कि 1896 के अंदर जो है वो भारत में भयंकर तरीके से प्लेग की महामारी फैली थी और पंजाब, पूना, ये जो एरिया है, कुछ दक्षिण भारत है, वो उसकी मूल चपेट में आ गया था। और उस समय में क्योंकि अंग्रेजों ने जब देखा कि प्लेग की महामारी फैल गई है, तब 1896 में एक संक्रामक जो है अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा, महामारी संक्रामक अधिनियम के नाम से एक अधिनियम पारित किया गया था। वो अधिनियम पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मूल उद्देश्य ये था कि किसी भी तरीके से इस संक्रमण से ब्रिटिश अधिकारियों को और अंग्रेजों को बचाना है। भारतीयों को इससे बचाने का उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। और इसके लिए उन्होंने फिर एक प्लेग कमिश्नर की नियुक्ति की जिसका नाम था रैंड। तो रैंड जो है वो प्लेग कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए और 1897 के अंदर इस प्लेग आयोग ने काम करना शुरू किया। लेकिन इन्होंने बड़े ही दुर्भावनापूर्वक तरीके से काम करना शुरू किया और जैसे इनको कानूनन अधिकार मिल गया संक्रामक महामारी के नाम से, तब इन्होंने भारतीय जनमानस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और इस अत्याचार करने को लेकर के तिलक को बहुत बड़ी पीड़ा हुई और तिलक ने अपने पत्र के माध्यम से भारतीयों में संदेश पहुंचाया कि इस तरीके से कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसके बाद में 1897 के अंदर ही 2 जो भाई थे, जिनको दोनों भाइयों के द्वारा पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से जब पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई तो उस हत्या का जिम्मेदार बाल गंगाधर तिलक को ठहराया गया। तो ये दोनों भाई जो चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते थे, इन चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड की हत्या की गई और ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि तिलक के द्वारा जो भड़काऊ लेख लिखे गए थे उनके पत्रों में, इसी के कारण इनके अंदर इस प्रकार की जो है हिंसक भावना जागृत हुई। तो इस घटना को जो चित्पावन बंधुओं के द्वारा पूना के जो प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी, उस रैंड और एक और अंग्रेज अधिकारी था एमर्स, उन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसे ही क्रांतिकारी विचारधारा की प्रथम घटना मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो क्रांतिकारी विचारधारा थी इसका उदय महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इसके बाद में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो मुख्य काम किया वो वीर सावरकर के द्वारा किया गया। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अनुशीलन समिति यानी पहले मित्र मेला के नाम से एक समिति बनाई गई थी और उसी समिति को अभिनव भारत समाज नाम दिया गया था। तो ये 1904 के अंदर अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई और इस अभिनव भारत समाज का मूल उद्देश्य ये था कि भारतीय युवाओं को भारत की
आज़ादी के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए उनके अंदर क्रांतिकारी विचारों को डालना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ। तो आगे हम अपने अगले वीडियो में इस क्रांतिकारी विचारधारा पर और चर्चा करेंगे, परंतु आज जैसा हमने दोनों विचारधाराओं में मूल अंतर को समझा, इसी मूल अंतर को लेकर के और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता रहा और उत्तरोत्तर ये प्रगति करता रहा। धन्यवाद।